शांति शांतिरेवं शांति सामा शांतिरिदेशु शांतिर्भवतु। हे परमपिता परमेश्वर, श्री ठाकुर यशपाल सिंह देव गोत्र से उनकी आत्मा को परम शांति शाम प्राप्त हो। ओम शांति। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा हजरात, बिलखसूस मेरे नौजवान साथी और छोटा भाई यशु, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कितना अजीब लगता है यहाँ पे राजौरी ज़िले में कालाकोट आके और ठाकुर यशपाल सिंह हमारे साथ ना हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि जब पिछले साल अक्टूबर में राणा साहब और बाकी साथी मुझे मिलने आए थे, जब हम सब बंद थे, उस वक्त यशपाल भी उनके साथ था। मिल बैठ के हमने बातें की। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इसके बाद यशपाल से मेरी मुलाकात नहीं होगी। यहाँ तक कि जब वो अस्पताल में थे और टेलीफोन पे मैंने उनसे बात की, तब भी नहीं लगा कि इसके बाद अब हमारी बातचीत नहीं होगी। वो थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन उनकी आवाज़ से मुझे लगा कि वो बीमारी से लड़ रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि बस आप ठीक हो जाओ, इस कोरोना की मुसीबत से हम निकल जाते हैं, और दौरों का सिलसिला मैं आपके ज़िले से शुरू करना चाहता हूँ। राजौरी ज़िले का दौरा बिना कालाकोट में प्रोग्राम किए तो मुमकिन ही नहीं है। और हम उस पर बात कर रहे थे। किसको पता था कि शाम को मुझे राणा साहब की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि अब यशपाल हमारे बीच रहा नहीं। हम अक्सर बेशतर जब हमारा कोई साथी हमारे बीच रहता नहीं है तो हम कहते हैं, ना ऐसा साथी हमें नहीं मिलेगा। आम तौर पे ही हम बात कहते हैं क्योंकि हमने किसी का दिल रखना होता है। लेकिन यशपाल के बारे में जब हम कहते हैं कि ऐसा साथी हमें नहीं मिलेगा, तो ये हम किसी का दिल रखने के लिए नहीं कहते। ये हम कहते हैं क्योंकि ये हकीकत है। यहां देखें, हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं। जब उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना हुआ तो मुसलमान ने भी दुआ की, हिंदू ने भी प्रार्थना की, और वजीर साहब ने भी। मतलब एक दिल से सेक्युलर इंसान, जो इंसान और इंसान में मजहब के बुनियाद पे फर्क नहीं करता था। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन गुज्जर, कौन पहाड़ी, कौन कश्मीरी। अगर कोई मुसीबत में होता था तो यशपाल उनके मुश्किलात को कम करने के लिए निकल जाता था, बिना मजहब और मिलत देखे। फिर रही बात तंजीम के कामकाज की। हम गाड़ी में बात कर रहे थे यहां आते हुए। अखनूर से ऊपर हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती थी कि प्रोग्राम क्या होगा।
राणा साहब की आदत है वो हर चीज को मतलब माइन्यूटली देखते हैं, बिल्कुल उसकी गहराई तक जाते हैं। कैसा स्टेज होगा, कितनी कुर्सियां होंगी, स्टेज पे बैठेगा कौन, बोतल रखे जाएंगे। लेकिन राजौरी जिला एक ऐसा जिला था जहां पे हम बिना हिचकिचाहट फोन उठा के रशपाल को कहते थे ना फलाने दिन को प्रोग्राम है, बस इतना ही कहना पड़ता था। उसके बाद हमें इस बात का एहसास होता था कि और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, तमाम इंतजाम वहां रखे जाएंगे और अलीशान प्रोग्राम होगा। यहां तक कि कभी कभार मैं रशपाल को डांटता था कि अब इतने बड़े प्रोग्राम करने का क्या मतलब। मैं श्रीनगर से उनसे कहता था ना, मैं कालाकोट आ रहा हूं वर्कर का जलसा, वर्कर प्रोग्राम करने, ज्यादा बड़ा मत बनाइए। यहां पहुंच के मैं सोचता था कि चलो 15, 20, 30, 40, चलो ज्यादा से ज्यादा अगर हो 50 लोग होंगे, बैठ के बात करेंगे। जब मैं आपके उस स्टेडियम में पहुंचता था 2000, 3000, 4000, तो मैं रशपाल से कहता था भाई ये कर क्या रहे हो। कहा जनाब ये मेरे वर्कर हैं, इससे कम मैं बुला ही नहीं सकता हूँ। मेरे लिए तो ठीक था, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती थी। इसके बाद वाले प्रोग्राम उनके प्रोग्राम करने वालों के टांग हिल जाते थे ना। रशपाल ने तो 5000 वर्कर रखे, मैं 50 क्या रखूँगा। तो फिर पहुँचते 50 लोगों का वर्कर प्रोग्राम वो 7000, 8000 का जलसा बन जाता था, क्योंकि वो हर किसी को जोड़ के मतलब अपने साथ चलाने का काम करता। और फिर जब हुकूमत में रह के वो किसान बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने, मैंने हुकूमत में रह के गलतियां की। इंसान गलतियां करता ही है, लेकिन बहुत कम चीजों पे मैं पछताता हूं। बहुत कम ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में आज सोचता हूं और कहता हूं शायद ये फैसला मुझे करना नहीं चाहिए था। लेकिन रशपाल साहब को वाइस चेयरमैन किसान बोर्ड से उठाना, मैं उन फैसलों में गिनता हूं जो मुझे फैसले नहीं करने चाहिए थे। क्या सोच के किया वो सब जानते हैं। चाहा था कि दूसरे इलाके भी तरक्की करें, लेकिन सोचा कुछ और था, नतीजा कुछ और निकला। अब बदकिस्मती की बात यह है कि उस फैसले को दुरुस्त करने का मौका भी अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया है। लेकिन इसमें अब सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए मुश्किल है वो यशु के लिए है, क्योंकि एक बेटे के लिए वालिद का सहारा जो है, वालिद का साया, उसकी कोई कीमत नहीं होती। एक औलाद गलतियां कर सकता है ये जानते हुए कि मेरे पीछे मेरे वालिद साहब खड़े हैं। वालिद के साये में रह के बेटे की उम्र जितनी भी हो, बेटा सीखता है। मैं 50 साल का हूं, लेकिन आज भी फारूक साहब के साये में बैठ के मैं सीखता हूं उनसे। यशु के ऊपर से वो साया ऊपर वाले ने उठा दिया। और रशपाल ज्यादा देर बीमार भी नहीं रहे। अगर कोई ऐसी बीमारी हुई होती जिसमें वक्त मिलता
शायद यीशु तैयार रहता और तेजी से सीखता, बैठ के अपने वालिद से पूछता, ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है। ऊपर वाले का करना देखो। सुबह अस्पताल में अंदर गए, 24 घंटे भी नहीं हुए और दम तोड़ दिया। लेकिन अब हम सबों का जो उम्र में यीशु से बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके वालिद तो बन नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ हद तक वो रोल हम अदा कर सकते हैं जिसके तहत हमारे कहने या करने से ये कुछ सीख पाए। तो साबित करना होगा अपने कहने और करने से कि वाकई जिस जगह आपने अब इनको पहुंचाया है, रशपाल के जगह, ये वाकई उस जगह के हकदार हैं या नहीं है। और ये हम उनके लिए कर नहीं सकते। मैं लाख कोशिश करूं, मैं वो यीशु के लिए कर नहीं सकता हूं। देवेंद्र कर नहीं सकता है, उपल साहब कर नहीं सकते, वजीर साहब कर नहीं सकते, मियां अल्ताफ साहब लाख कोशिश करें इनकी मदद करने की, एक हद तक कर सकते हैं, उस हद से आगे नहीं कर पाएंगे। बाकी इनको खुद करना होगा। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं और इनके जरिए तमाम जो रशपाल सिंह साहब के वर्कर और चाहने वाले रहे हैं, हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, हम अपने तरफ से कोई कमजोरी नहीं रखेंगे। आप खुदारा अपने तरफ से कोई कमजोरी या कमी ना रखिएगा, क्योंकि आज ये वर्कर जो है ये अपने आप को कमजोर, कुछ हद तक खोए हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ सहारे की जरूरत है। और अफसोस की बात यह है, ये दुनिया बड़ी जालिम चीज है। हालात का फायदा लेने वाले बहुत आएंगे, जो रशपाल का यहाँ ना होने का फायदा लेके खींचने की कोशिश करेंगे, कोई दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ। हमें उन ताकतों का भी मुकाबला करना होगा। बाकी कामयाबी, हार, जीत, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है ये कोई बदल नहीं सकता। हमें जो मिलना है मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो मेहनत हमें करनी होगी वो हम ही कर सकते हैं, वो कोई और हमारे लिए कर नहीं सकता। और मेहनत में भी रशपाल ने कोई कमी नहीं रखी। तो वाकई अगर हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, अगर हम चाहते हैं कि हम उनको खिराज अकीदत पेश करें, तो हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। हमें यहाँ के इत्तेहाद और इत्तेफाक को जो है कायम और दायम रखना चाहिए। हमें इस खानदान के साथ और इस नौजवान के साथ बिल्कुल मजबूती से अपना रिश्ता जोड़ना जो है वो बनाए रखना होगा। जो इस दुनिया से गया है उसको वापस लाया नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी यादगार जो है, उसकी याद को ज़रूर ज़िंदा रखा जा सकता है। रशपाल ने बहुत ऐसे नेक काम किए हैं जिसके बुनियाद पे उनकी याद को हम यहाँ ज़िंदा रख सकते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप सब कालाकोट के साथियों को अपने तरफ से, लेकिन बिलखसूस अपने सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेले मत समझिए। इस मुश्किल दौर से भी किसी ना किसी तरह हम निकल आएंगे इंशाअल्लाह।
ये नौजवान, इसके पीछे हम खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपके उम्मीदों के बराबर उतर आएगा और साबित करेगा कि वाकई ये रशपाल सिंह का बेटा है और जिस जगह पे ये आज अपने आप को पाता है, ये वाकई उसका हकदार है। बिना रशपाल सिंह जी के पूरा रजौरी, पूरा जम्मू जो है वो मुकम्मल नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के वो हरदिल अजीज़ थे और हाथों से ही चले गए। और जैसे चले गए तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आप सबको दुख हुआ, उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे परिवार को तो दुख हुआ, लेकिन अब्दुल्ला ख़ानदान को ऐसा लगा जैसे उनका कोई अपना चला गया है, अपने घर का चला गया है। आज सुबह भी जब निकल रहे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं जा नहीं सकता, उमर साहब जा रहे हैं हमारी तरफ से सबको ताज़ियत करने के लिए। इस ख़ानदान का इनके ख़ानदान के साथ एक ख़ासा रिश्ता था। ठाकर ज्ञान सिंह जी जो खुद एक मुजस्समा थे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ 1975 में रिश्ता जोड़ा और आखिरी दम तक लोग मिसालें देते थे, जम्मू तक उनकी मिसालें होती थी कि अगर सही माने में कोई आदमी जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में यकीन रखता है, जो हर एक को बराबरी का समझता है, तो ठाकर ज्ञान सिंह जी उसी रास्ते पे। मतलब यहाँ जब इतना कुछ हुआ, नरसिंहार भी हुआ, उस वक़्त भी ठाकर ज्ञान सिंह जी जो हैं वो खड़े रहे शेख साहब के दिखाए हुए रास्ते पे। उसके बाद जब रशपाल सिंह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ चले, उनके शाना बशाना चले और फिर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जुड़ गए और सारे इलाके की नुमाइंदगी करते थे। कभी उन्होंने सिर्फ अपने आप को ना तो किसी वर्ग पे महदूद रखा, ना किसी ज़ात पे महदूद रखा, ना उन्होंने किसी बरादरी पे अपने आप को महदूद रखा, ना केवल काला कोट को महदूद रखा। जब भी बात करते थे एक साझी बात करते थे और लीडरशिप के पास जब भी जाना तो उन्होंने एक साझी बात करनी और लीडरशिप को अपना घर समझा। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज उमर अब्दुल्ला साहब को और फारूक अब्दुल्ला साहब को। क्या होता है, जाना हर एक ने है, लेकिन एक रिश्ता होता है, ये भी एक परिवार है, ये परिवार के बड़े हैं, हमारा ये परिवार है। आखिर है के मतलब सियासत हो या जो भी है, आखिर एक पारिवारिक रिश्ता है ना, सिर्फ झंडी डंडी ਲਈ नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। और इस पारिवारिक रिश्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ परिवार ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुखिया समझेदा, हमने इनको मुखिया मान के हम इनके पीछे चल रहे हैं। इन्होंने ही हमारा ध्यान रखना है। जिस तरह की दर्द इन्होंने महसूस की, मैंने देखा अपने वर्कर के लिए, जो जितनी दर्द मैंने उमर अब्दुल्ला साहब में महसूस की, जितनी इनको दर्द महसूस हुई, ना केवल रशपाल सिंह जी किसी भी, लेकिन रशपाल सिंह जी के लिए ख़ास तौर पे जिस तरह का कंसर्न और जिस तरह की दर्द, इससे आदमी समझता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, जिसका मुखिया जो है वो मुझे सिर्फ एक शख्स नहीं समझता, एक वर्कर नहीं समझता, मुझे अपने परिवार का एक निशान समझता है। मैं समझता हूँ कि वही एक सहारा है। जाना सारे ने, आज वो गया, कल किसी और ने चले जाना, फिर किसी और ने चले जाना, लेकिन इन्हों का जोड़ा प्यार है वो जोड़ा है वो रखता सारा। और इन्होंने जोड़ा प्यार फिर उसके बाद जो इन्होंने इस परिवार के लिए सहानुभूति, इस कोरोना में भी नहीं आ पाए, लेकिन जब आते ही कहा कि मुझे वहाँ जाना है और वहाँ करना है। मैं तंजीम की तरफ से आपका जनाब ये मौका नहीं है, लेकिन शुक्रिया ज़रूर करूँगा। इस परिवार की तरफ से भी आपका शुक्रिया करूँगा, जिस तरह से आपने इनके परिवार के लिए और सारे कालाकोट का ये परिवार जो यहाँ है, जिसके लिए आपने जितना प्यार आपने दिखाया ज़ाती तौर पे। जिस अगर हम आज निकले वहाँ से रास्ते से निकल रहे थे, इन्होंने कहा कि
भावुक होकर कहा कि ये जलसागाह होती थी जहाँ रछपाल सिंह जी होते थे। तो बस यही काफ़ी है, वर्कर के लिए यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। आपका आना जो है वो समझिए एक इतना हम सब के लिए, ना केवल मैं कहता हूँ इस परिवार के लिए, इस सारे जो समस्त परिवार है, जो हमारा परिवार है, जम्मू सूबे का भी परिवार जो आपका परिवार है, उस सारे के लिए एक बहुत बड़ा सहारा होता है। हमें पता है कि वहाँ उमर अब्दुल्ला बैठा है, हमारा फारूक अब्दुल्ला बैठा है। इस मौके पे जनाब अल्लाह ताला से, परमात्मा से, वाहेगुरु से ये दुआ करता हूँ कि वो हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और कमर रछपाल सिंह जी को जन्नत में जगह नसीब हो, उनकी रूह को शांति मिले और इस परिवार के जन जितने भी हैं, ना केवल इस परिवार, आपका जो परिवार पूरे जम्मू कश्मीर में है, उसमें सुख शांति अमन रहे और सब से ज़ाब्ता रहें और इस वबा से बचें, यही दुआ करता हूँ। बहुत ही करीबी साथी कोविड के वजह से हमसे छीना गया कुछ महीने पहले। मैं इससे पहले यहाँ आ नहीं सका, तो आज आया हूँ एक तो इस परिवार के साथ और इसके साथ साथ अपने वर्करों के साथ ताज़ियत और गम का इज़हार करने और इनको यकीन दिलाने के लिए कि इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ खड़े हैं और कोई मकसद नहीं, कोई सियासी मकसद नहीं है आज के दौरे का इससे अलावा। सर, गुपकार डिक्लेरेशन जिस तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, तो क्या कहेंगे, किस तरह, क्या डिक्लेरेशन के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा? अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी या इकट्ठे होकर इलेक्शन? ये तो कल फैसला हुआ था और कल हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमारा इरादा और हमारा फ़ैसला है कि हम मिल के जो है इन इलेक्शनों में हिस्सा लेंगे और इससे आगे तो और कोई। प्रोफेसर भीम सिंह के ऊपर जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया है, उन्होंने अफसोस की बात है। देखें ना, हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी बात को मानते हैं। हम तो सबको मिलने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि अगर बीजेपी वाले भी हमें आके मिलते और कहते ना हमें आपका 370 और 35A का नारा कबूल नहीं है, हम उनको भी सुनते। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम सिर्फ उन लोगों को सुनना चाहते हैं जो हमारे हाँ पे हाँ मिलाएंगे। और भीम सिंह साहब ने भी हमसे हट के बात की। उन्होंने कहा कि हम 35A को नहीं मानते, उन्होंने कहा भी हम 370 में तब्दीली चाहते हैं, तब जाके हम 370 को मानेंगे। तो मुझे नहीं लगता है भीम सिंह साहब ने कोई ऐसी बात की जिसके बुनियाद पे उसको अपनी पार्टी से इस तरह बेदखल करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जो कर दिया वो कर दिया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जम्मू में किस तरह से साथ मिल रहा है लोगों का? हमें कोई 26 के आसपास डेलीगेशन कल आए थे मिलने के लिए। उसमें तरह तरह के सोच रखने वाले लोग थे। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, हमारा इरादा नहीं था कि हम सिर्फ उन लोगों से मिलें जो हमारे हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि अगर हमें वो करना होता हम फिर कश्मीर में ही रहते। हमारा मकसद था जम्मू आने का कि हम तमाम विचारधारा रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं उनसे हम मिलें, और काफ़ी हद तक इसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है। आगे जाके हम और लोगों से मिलेंगे। जिस तरह से सर मिल के इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का तिरंगे वाला बयान आया, क्या आप समझते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है जम्मू में? तिरंगे वाला बयान जो महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया गया था, उन्होंने खुद उस बयान को उसके बाद दुरुस्त किया और उनकी तंजीम में भी कुछ हद तक उसका असर पड़ा। लेकिन हम जो हमारा एजेंडा है गुपका डिक्लेरेशन का, हमारा जो एजेंडा है वो सबों का जो यूनिफाइड एजेंडा है।
हम उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर इसके बाद जिस तरह सरकार ने फैसला लिया गया है कि मिल के इलेक्शन लड़े जाएंगे, अगर सरकार सेंटर की तरफ से इस वक्त असेंबली इलेक्शन करवाए जाते हैं, क्या उसमें भी एक अगर मगर ये अगर मगर में ही तो सारा सिलसिला बिगड़ जाता है। नहीं, अगर करवाए जाते हैं तो क्या उसमें भी अभी असेंबली इलेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होती तो मैं मानता कि मुमकिन है ये जल्दी इलेक्शन बुला सकते हैं, लेकिन अब तो डिलिमिटेशन कमीशन बुलाई गई है। कोरोना के वजह से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम ज़मीनी सतह पे शुरू भी नहीं किया। अभी तो इनको इलाकों में आना है, डेलीगेशन से मिलने हैं, रिप्रेजेंटेशन और डिप्टी और ये सजेशंस मांगने हैं, उनको फिर रिपोर्ट में तब्दील करके हुकूमत के सामने पेश करना है। मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 साल में यहाँ असेंबली इलेक्शन मुमकिन होंगे। जब होंगे तब ये मुझसे सवाल कीजिए।